चैप्टर 4 इंटरनेट का परिचय। गवर्नमेंट एग्जाम में भी काफ़ी इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट सूचना का सुपर हाईवे, ये इंफॉर्मेशन हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके जरिए आप लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज़ पा सकते हैं, लाइब्रेरी कैटलॉग ब्राउज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और लाइव उनसे पॉलिटिकल डिबेट भी कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसा टूल है जो आपको टेलीफोन, फैक्स और आइसोलेटेड कंप्यूटर्स के परे एक सूचना नेटवर्क तक लेके जाता है। तो इंटरनेट एक नेटवर्क है जो बहुत सारे छोटे छोटे सूचना या फिर इंफॉर्मेशन को गैदर करके और आप तक लेकर आता है और आपकी भी इंफॉर्मेशन औरों तक लेकर जाता है। हमें ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन शेयर भी हो रही है। तो इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और संचार सुविधाएं उपलब्ध होती है। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन और स्पीड के साथ कम्युनिकेट होता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल जिसे स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए इंटरकनेक्ट नेटवर्क शामिल है। आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर विभिन्न एजेंसियों से संबंधित होते हैं, जैसे सरकारी, विद्यालय, कंपनियों और पर्सनल जो व्यक्ति का खुद का। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये वर्ड पहले भी आया था जब हम चैप्टर 1 और 2 कर रहे थे। तो दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। हम इसे आगे भी डिस्कस करेंगे। तो हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, लाइब्रेरी होती है तो लाइब्रेरी में सारी बुक्स होती हैं और बुक्स में होती है इंफॉर्मेशन। तो सर्वर जो होता है वो एक तरह की लाइब्रेरी होती है और जो क्लाइंट है मतलब कि हम यूजर उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन लेना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी में। उसी तरह से अगर हमें क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेता है। एक कंप्यूटर अगर फाइल प्राप्त करता है तो एक क्लाइंट कहलाता है। फाइल प्राप्त करता है, इन्फॉर्मेशन लेता है तो क्लाइंट कहलाता है। और अगर वह फाइल भेज रहा है तो वो सर्वर कहलाता है। इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अधिकांश लोग अपने क्षेत्रों में एक इंटरनेट सेवा प्रदाता, जिसे आईएसपी कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अकाउंट ओपन करते हैं। आप तक इंटरनेट आईएसपी के थ्रू आ रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू आ रहा है। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये पूरा एक नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर दिए हुए हैं। ये इंटरनेट के बारे में है, बहुत सारे कंप्यूटर दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए वेब सर्वर है और यहाँ पे आईएसपी है। तो वेब सर्वर से, अगर ये सर्वर है तो आईएसपी के थ्रू घरों तक, वेब यूजर तक इंटरनेट पहुंच रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट को एक्सेस कैसे करें। इंटरनेट कैसे एक्सेस किया जाता है, मतलब इंटरनेट चलाया कैसे जाता है। जब आपने अपने कंप्यूटर को सेटअप कर लिया है तो आप इंटरनेट एक्सेस पाना चाहते हैं ताकि आप ईमेल भेज सकें, ईमेल प्राप्त कर सकें, वेब ब्राउज़र कर सकें, मूवी देख सकें इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें हैं आज की तारीख में हम इंटरनेट पे करते हैं। इससे पहले कि आप इंटरनेट एक्सेस करें, आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट एक्सेस करें तो आपको किसकी, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट कनेक्शन एंड सेकंड वन वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट कनेक्शन पाने के लिए आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी और एक मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और मॉडेम के बारे में भी पढ़ेंगे। आईएसपी क्या होता है? आईएसपी को हम बोल रहे हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमें समझ में भी आ रहा है, इंटरनेट की जो हमें सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसे आईएसपी कहेंगे। एक इंटरनेट सेवा प्रदाता एक ऐसा संगठन है जो इंटरनेट का उपयोग और उपयोग करने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को विभिन्न रूप से व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कॉमर्शियल, सामुदायिक स्वामित्व वाली जिसे कम्युनिटी ओन कहते हैं, और गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल, या अन्यथा निजी स्वामित्व वाली प्राइवेट ओन। तो ये चार तरह की सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, या तो कॉमर्शियल होंगे, या कम्युनिटी ओन होंगे, नॉन प्रॉफिटेबल होंगे, या प्राइवेटली ओन्ड होंगे। तो आमतौर पर आईएसपी द्वारा प्राप्त की जाने वाली इंटरनेट सेवाओं में इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट ट्रांजिट, डोमेन नेम सिस्टम, वेब होस्टिंग, यूजरनेट सेवा, कोलोकेशन, ये सभी सेवाएं। नेक्स्ट आते हैं हम मॉडेम पे। व्हाट इज मॉडेम? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए बेसिकली मॉडेम दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम, एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। तो ये जो मॉडेम यहाँ पे दिया हुआ है ये इंटरनल मॉडेम है। इंटरनल का मतलब हो गया जो कि किसी डिवाइस के अंदर लगता है, काम में आता है, जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप। एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम जो बाहर की तरफ लगता है, ठीक है, जिसे हम बाहर की तरफ लगाते हैं। बाहर की तरफ जो
किसी डिवाइस के अंदर ना लग के दीवार पे, डेस्क पे, टेबल पे वहाँ रखा हो, उसको हम यूज़ में लें। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मॉडेम। मॉडेम एक डिवाइस या प्रोग्राम है जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एक कंप्यूटर को सक्षम बनाता है, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। उदाहरण के तौर पर डेटा को टेलीफोन या केबल लाइन पर संचारित किया जाता है। कंप्यूटर में जानकारी डिजिटल फॉर्म में संग्रहित की जाती है, जबकि टेलीफोन लाइनों पर एनालॉग फॉर्म में संचारित होती है। मॉडेम यही काम करता है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एनालॉग इंफॉर्मेशन में और एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल इंफॉर्मेशन चेंज करता है। तो मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये, इसको अच्छे से पढ़िएगा। मॉडेम क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल जो आ रहे हैं उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और जो डिजिटल सिग्नल हैं उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज रहा है। तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का ये काम करता है। एक मॉडेम एक कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस से आउटगोइंग डिजिटल सिग्नल को एक कॉपर ट्विस्टेड पेयर टेलीफोन लाइन के लिए एनालॉग सिग्नल में मॉड्यूलेट करता है, और आने वाले एनालॉग को डीमॉड्यूलेट करता है और डिजिटल डिवाइस के लिए डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। तो मॉडेम विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है, अभी मैंने बताया यहाँ पे, इंटरनल मॉडेम, जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होता है, नेटवर्क पर जुड़े कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। और इंटरनल मॉडेम बाहरी एक्सटर्नल मॉडेम से सस्ते भी होते हैं, क्योंकि इनको पावर सप्लाई चेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो एक्सटर्नल मॉडेम होंगे उनके लिए हमें अलग से पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी, और जो इंटरनल मॉडेम है वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई से ही काम करेंगे। तो इंटरनल मॉडेम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायल अप और एक होता है वाईफाई। ठीक है, दोनों को आप जानते हो, जिसको एक में लैन वायर लगता है और एक के अंदर वाईफाई विदाउट कनेक्शन हम काम करते हैं वायरलेस के थ्रू। डायल अप मॉडेम एक टेलीफोन केबल पे काम करता है, जिसको हम लैन कहते हैं। उसे नेटवर्क से जुड़े टेलीफोन नंबर की आवश्यकता होती है, और कनेक्शन स्थापित करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं। लेकिन जो वाईफाई मॉडेम होता है, नेटवर्क के बिना किसी लॉगिन विवरण से ही कनेक्ट हो जाते हैं। और सेकंड वन इज एक्सटर्नल मॉडेम। एक्सटर्नल मॉडेम कौन से होते हैं, बाहरी मॉडेम। मॉडेम इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरलतम मॉडेम का प्रकार है, टेलीफोन लाइन मॉडेम के पीछे के पैनल पर एक सॉकेट में प्लग इन करते हैं। बाहरी मॉडेम अपनी स्वयं की बिजली आपूर्ति इस्तेमाल करता है। आप जब भी इंटरनेट कनेक्शन तोड़ना चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। अगर इंटरनेट कनेक्शन आप नहीं चाहते तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिए। इन मॉडेम के उदाहरण हैं जैसे DSL मॉडेम, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो मॉडेम आता है वो PC कार्ड मॉडेम होते हैं। ऐसे छोटा सा एक कार्ड होता है, ठीक है, इसे PC कार्ड मॉडेम कहते हैं। और ये प्रायतः यूज़ में वहाँ आते हैं जहाँ अगर हमारे पास लैन की भी प्रॉब्लम हो और वायरलेस की भी प्रॉब्लम हो, तो हम ये PC कार्ड मॉडेम को यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है, ये PC कार्ड स्लॉट के जैसे काम में करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स। इंटरनेट किस तरह से कनेक्ट होता है। तो पहला है डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन आमतौर पर सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन है और आजकल अप्रचलित है। आजकल काम में भी नहीं आता, पहले आते थे काम में। एक फ़ोन कॉल की तरह एक डायल अप कनेक्शन मॉडेम एक नंबर डायल करके इंटरनेट से जोड़ा जाता है, और जब आप वेब सर्फिंग खत्म कर चुके होते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड। ये हाई स्पीड, ध्यान रखें, ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन आमतौर पर टेलीफोन कंपनियों द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि ISP के रूप से भी कार्य करती हैं। उपलब्ध सबसे तेज विकल्पों में से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट बड़ी मात्रा में सूचना भेजने के लिए कई डेटा चैनल्स का उपयोग करता है। ब्रॉडबैंड शब्द ब्रॉड बैंडविड्थ के लिए शॉर्ट फॉर्म है। ब्रॉड बैंडविड्थ की शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, स्ट्रीमिंग सहित प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजीज का लाभ देते हैं। उपलब्ध ब्रॉडबैंड के प्रकार हैं जैसे DSL, केबल, सैटेलाइट, मोबाइल ब्रॉडबैंड। ये कुछ इनके प्रकार हैं जो कि Mbps के अकॉर्डिंग स्पीड देते हैं, Mbps मेगाबाइट्स पर सेकेंड। देन नेक्स्ट जो आता है वो होता है वाईफाई कनेक्शन। वाईफाई कनेक्शन के बारे में हम जैसे जानते हैं, मोबाइल के अंदर भी वाईफाई होता है, हमारे लैपटॉप में भी वाईफाई होता है। तो अगर आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट चल रहा है तो आप वाईफाई के थ्रू लैपटॉप में भी इंटरनेट चला सकते हैं, जिसे WLAN नेटवर्किंग कहते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें
डिवाइसेस तक संचारित करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आवश्यक होती है। वाईफाई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले डिवाइस में पर्सनल कंप्यूटर, वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, टैबलेट कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर, आधुनिक प्रिंटर, ये सभी इसमें शामिल हैं। वाईफाई के प्रिंटर्स भी आते हैं। तो वाईफाई कंपेटेबल डिवाइस एक WLAN नेटवर्क और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के एक एक्सेस पॉइंट, जिसे हॉटस्पॉट कहते हैं, की रेंज लगभग 20 मीटर 66 फीट और घर के बाहर थोड़ी और ज़्यादा होती है। घर के अंदर इसलिए होती है क्योंकि वॉल्स लगी रहती हैं, बीच में डिस्टर्बेंस रहता है, और घर के बाहर बिल्कुल प्लेन एरिया होता है तो वहाँ ज़्यादा होती है। तो इसकी रेंज कितनी होती है? 20 मीटर 66 फीट। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। हॉटस्पॉट का कवरेज दीवारों युक्त एक कमरे के बराबर छोटा सा हो सकता है जो रेडियो वेव्स को ब्लॉक करता है, या कई ओवरलैपिंग एक्सेस पॉइंट का उपयोग करके कई वर्ग मीटर या किलोमीटर तक की कवरेज भी इसकी हो सकती है। मतलब बीच बीच में हम रिपीटर्स लगा देते हैं, रेडियो वेव एक्सेस पॉइंट लगा देते हैं, जिससे इसकी स्पीड को और इसकी कनेक्टिविटी को और बढ़ाया जा सकता है। कई भौतिक फिजिकल कनेक्शन नहीं होने पर वायर्ड कनेक्शन की तुलना में यह हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है, जैसे इथरनेट। द नेक्स्ट है DSL। DSL इज डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है? एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है जो कि डायल-अप से भी बहुत तेज होता है। जैसे हम जानते हैं डायल-अप कनेक्शन बहुत पहले यूज़ में आते थे और अब DSL यूज़ में आता है। तो DSL फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होता है, लेकिन इसके लिए आपको घर की लैंडलाइन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। डायल-अप के विपरीत यह एक बार सेटअप होने के बाद हमेशा कनेक्टेड रहता है और आप इसके साथ फ़ोन लाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो DSL कनेक्शन होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देन आता है केबल सर्विसेज। केबल टीवी के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होते हैं। यद्यपि इस सर्विस का लाभ लेने के लिए केबल टीवी की ज़रूरत नहीं है। यह एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है और दोनों डायल-अप और DSL सेवा की तुलना में तेज होता है। हालांकि ये उन्हीं स्थानों पर उपलब्ध होता है जहां केबल टीवी होता है। देन नेक्स्ट इज सैटेलाइट कनेक्शन। यह कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग करता है, लेकिन केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं है। यह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट को जोड़ता है। परिणाम स्वरूप यह लगभग दुनिया के कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कनेक्शन मौसम की वजह से प्रभावित हो सकता है। एक उपग्रह कनेक्शन थोड़ी देर से डेटा संचार करता है, इसलिए उपग्रह कनेक्शन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा विकल्प नहीं है जो रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे गेमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। मतलब ये ब्राउजिंग बहुत ज़्यादा करता है, इस वजह से ये वहाँ पे उपयोग में नहीं आता जहाँ ब्राउजिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। द नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल कनेक्शन। मोबाइल फ़ोन कनेक्शन, जैसे हम जानते ही हैं, मोबाइल के अंदर जो आप डेटा प्लान यूज़ में लेते हैं और उससे फिर आप वाईफाई से कनेक्ट करके या हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके आप आगे वायरलेस तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये 3G और 4G होते हैं। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है 3G और 4G सेवा का सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर के साथ उपयोग किया जा रहा है, या आपके मोबाइल फ़ोन या टैबलेट कंप्यूटर को ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से वायरलेस तरीके से जोड़ता है। यदि आपके पास एक डिवाइस या 3G 4G है जो 3G 4G कंपेटेबल है, तो आप इंटरनेट घर से बाहर भी इस्तेमाल कर पाएंगे, तब भी जब कोई वाईफाई कनेक्शन आपसे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको हम जानते हैं अच्छे से। नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट और इंटरनेट क्या होता है? इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है और इंटरनेट निजी नहीं होता, वो पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है उससे। तो इंटरनेट जो एक संस्थान, एक ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। आमतौर पर संगठन के अतिरिक्त इंटरनेट IT सिस्टम से जानकारी और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला, डिटेल लिस्ट संगठन के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है, एवं ये इंटरनेट आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो ये क्या है? सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी इंटरनेट कनेक्शन होता है, जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस कंपनी में ये लगा है, सिर्फ वहीं के लोग इसको यूज़ में ले सकते हैं, बाहर के लोग यूज़ में नहीं ले सकते। इसलिए ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि बाहर के लोग अगर यूज़ में लेंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा, और सेकेंड थिंग है कि इसमें सिक्योरिटी भी कम होगी। हो सकता है सिस्टम हैक हो जाए। एक इंटरनेट वेबसाइट किसी भी अन्य वेबसाइट की तरह काम करती है,
लेकिन एक इंटरनेट को संरक्षण सिक्योरिटी देने वाला फायरवॉल अनाधिकृत अनऑथराइज्ड उपयोग को बंद कर देता है। अनाधिकृत उपयोग कौन से हो गए? जो कि कोई बाहर के यूजर यूज में ले। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंटरनेट? उसके लिए हम देखें, इंटरनेट ग्लोबल वेबसाइट्स, जबकि इंटरनेट एक निजी कंपनी का प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन होता है जिसे सिर्फ कंपनी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल का उपयोग में लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, टीसीपी इज अ प्रोटोकॉल उपयोग में लेते हैं। साथ में ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड वेब मानक जो स्टैंडर्ड्स हैं का इस्तेमाल करते हैं। दोनों में मुख्य फर्क यही है कि इंटरनेट का यूजर इंटरनेट पर जा सकता है, लेकिन सुरक्षा कारणों जैसे कंप्यूटर फायरवॉल के कारण इंटरनेट यूजर इंटरनेट पर नहीं जा सकते। इंटरनेट के बिना, इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी चल सकता है। तो ये था इंटरनेट के बारे में, जो कि एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज में आते हैं, और इंटरनेट के बारे में जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है एक वेबसाइट को ओपन करना। एक वेबसाइट किस तरीके से ओपन होती है और वो हम किस तरह से ओपन कर सकते हैं, एक न्यू यूजर कैसे ओपन कर सकता है। तो नेक्स्ट इज ओपनिंग अ वेबसाइट। वेबसाइट ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है वर्ल्ड वाइड वेब एड्रेस, जो कि चीज हम ओपन करना चाह रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब चाहिए होता है। वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स स्पेस है, इंफॉर्मेशन स्पेस है, जहां डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज को उनके यूआरएल द्वारा पहचाना जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स एवं वेब रिसोर्सेज हाइपरलिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर अरबों लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। इन वेब पेज को एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जो यूजर की मशीन, क्लाइंट मशीन पर रन करता है, एक्सेस किया जाता है, जिसको वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। तो अल्टीमेटली हम वेब ब्राउजर की मदद से इंटरनेट को चलाते हैं। वेब पेज टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स, वेब नेविगेशन फीचर और हाइपरलिंक आदि से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर वीडियो भी चल सकता है, इमेजेस भी चल सकते हैं, मल्टीमीडिया फंक्शंस भी उसमें दिए हुए रहते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वे समान नहीं होते। इंटरनेट हार्डवेयर भाग के रूप में कहा जा सकता है। यह या तो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिकल केबल या वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जुड़े नेटवर्क का एक संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब सॉफ्टवेयर का पार्ट है। इसको सॉफ्टवेयर के भाग से जाना जा सकता है। ये वर्ल्ड वेब पेज का एक संग्रह है जो हाइपरलिंक और यूआरएल के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट कनेक्शन द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में से एक है। ईमेल, चैट, ब्लॉगिंग एवं फाइल ट्रांसफर इंटरनेट सेवाओं के उदाहरण हैं। तो ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड वाइड वेब से कर सकते हैं और इंटरनेट के बिना हम वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। देन आती है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होती है? जैसे हम जानते हैं, हम जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं। तो एक वेबसाइट www फाइल्स का एक संग्रह होती है, एक लाइब्रेरी होती है, जिसमें आप साथ एक पेज भी होता है जिसे होम पेज कहते हैं। एक होम पेज वो पेज होता है जो कि किसी वेबसाइट को एक्सेस करने पर सबसे पहले खुलता है। प्राय कोई भी कंपनी या एक व्यक्ति जिसकी वेबसाइट होती है वो अपनी वेबसाइट के होम पेज का एड्रेस देता है, क्योंकि होम पेज पर पूरी जानकारी वेबसाइट की दी हुई होती है जिससे उस तक पहुंचा जा सकता है। तो वेबसाइट से कई कार्य किए जाते हैं और कई प्रकार की वेबसाइट होती है, जैसे प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट होती है, कॉमर्शियल वेबसाइट होती है, सरकारी वेबसाइट्स होती हैं, गैर सरकारी संगठनों की वेबसाइट होती है, एनजीओज की वेबसाइट होती है। वेबसाइट एक व्यक्ति, एक व्यापार या एक संगठन का कार्य हो सकता है और आमतौर पर वेबसाइट एक विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। किसी भी वेबसाइट पर किसी अन्य वेबसाइट के लिए एक हाइपरलिंक शामिल किया जा सकता है। एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से जोड़ने के लिए हम हाइपरलिंक की मदद ले सकते हैं। तो ये चीज़ें थी वेबसाइट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर कि व्हाट इज़ यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? जैसे आपके सामने यहाँ पे ये इमेज दी हुई है। इस इमेज में http www.google.com/index.html ये एक यूआरएल दिया हुआ है। इस यूआरएल में जो फर्स्ट में http है वो है प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आता है। www इज सब डोमेन, क्योंकि ये पूरा डोमेन का नाम है
तो इसे हम सब डोमेन कहेंगे। www इज सब डोमेन, गूगल इज डोमेन नेम, ये डोमेन नेम कहलाएगा, और .com जो है वो टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। इनमें फ़र्क पता होना चाहिए आपको। उसके बाद /index.html ये फाइल का पाथ है, ये पूरा एक URL होता है जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। तो यही चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है और इसी से ही जो वेबसाइट होती है उस तक पहुंचा जाता है और ये सब सर्वर से कनेक्ट होते हैं और सर्वर होता है वो यूज़र को या फिर क्लाइंट को सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी करता है। इस तरीके से एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जिसे हम URL कहते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए कुछ एड्रेस आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डोमेन कौन कौन से तरह के होते हैं। तो .com जो है वो व्यापार में यूज़ में आता है, .edu शिक्षा के अंदर यूज में आता है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी, कुछ स्कूल्स में। .gov सरकार के लिए काम में आता है, विभिन्न देशों की सरकार एवं भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार इनको यूज में लेती हैं। .net एक नेटवर्क के लिए काम में आता है। .org एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के लिए काम में आता है। और भी तरीके के ये होते हैं। टॉप लेवल डोमेन के बारे में इसमें बताया गया है, ये और भी तरीके के इसमें होते हैं। नेक्स्ट वन इज डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट डोमेन नेमों का पता लगाने और उनका इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल में अनुवाद, ट्रांसलेट करने का एक तरीका होता है। यह डोमेन नेम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने के लिए सार्थक और आसान तरीका है। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं या किसी इंटरनेट या एक निजी नेटवर्क से जुड़े रिसोर्सेज के लिए एक कैटेगराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नामकरण प्रणाली है। ये डोमेन नेम्स जो कि मनुष्य द्वारा आसानी से याद किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल या IP में परिवर्तित करने का एक तरीका है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवाओं डिवाइसों के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधाओं का एक आवश्यक घटक है क्योंकि ये इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विसेज है। डोमेन नेम अल्फ़ाबेट तरीके से होते हैं, इसलिए इसको आसानी से याद भी रखा जा सकता है। इंटरनेट हालांकि वास्तव में IP एड्रेस पर आधारित होते हैं। हर बार जब आप अपने डोमेन नेम का उपयोग करते हैं तो DNS सेवा, डोमेन नेम सिस्टम सेवा, इन डोमेन नेम को एक विशिष्ट IP एड्रेस में बदल देता है। उदाहरण के लिए अगर कोई आपने एड्रेस डाला है www.example.com तो इसका IP एड्रेस कुछ इस तरीके से आगे ट्रांसफ़र होके जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डोमेन नेम सिस्टम है वो IP में कन्वर्ट होके आगे ट्रांसफ़र होते हैं और सर्वर तक पहुंचते हैं। तो सर्वर उन्हें IP के नाम से पहचानता है। नेक्स्ट वन इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो www वर्ल्ड वाइड वेब पर लोकेट करने, प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि इमेज, वेब पेज, वीडियो, कंटेंट आदि। जो यूज़र के कंप्यूटर रन एक क्लाइंट सर्वर के मॉडल की तरह, ब्राउज़र एक क्लाइंट की तरह काम करता है जो यूज़र के कंप्यूटर पर रन होता है। तो वेब सर्वर को संपर्क करके इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद वेब सर्वर सूचना प्राप्त करके वापस वेब ब्राउज़र को भेजता है। वेब ब्राउज़र इन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके कंप्यूटर पर डिस्प्ले कराता है। तो इस तरीके से वेब ब्राउज़र काम करता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन वेब ब्राउज़र के बारे में दी हुई है। कितनी तरीके के वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडो 10 के अंदर विंडो माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आता है। तो ये बहुत लोकप्रिय वेब ब्राउज़र्स हैं, उनके बारे में यहाँ पे फोटो में दिया हुआ है। देन आता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP और HTTPS। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन प्रणाली के लिए एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब के लिए डेटा ट्रांसमिट का आधार है। हाइपरटेक्स्ट संरचित सेल्फ क्रिएटेड टेक्स्ट होता है जो लॉजिक लिंक हाइपरलिंक का उपयोग करता है। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हाइपरटेक्स्ट का अनुवाद, प्रदान या हस्तांतरण करने का प्रोटोकॉल है। क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल से एक रिक्वेस्ट करते हैं और उस पर रेस्पॉन्स करते हैं। तो प्रोटोकॉल के रूप में HTTP कार्य करता है। मतलब हमने अगर कोई वेबसाइट वेब ब्राउज़र पे लिखा तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करने के बाद उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा, ट्रांसफ़र करने के बाद सर्वर से कनेक्ट होगा, सर्वर से वो इन्फॉर्मेशन लेगा और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें वो ट्रांसफ़र करके वेब एड्रेस को ट्रांसफ़र करके और सामने डिस्प्ले
इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराएगा। ये सारा काम HTTP का होता है। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर दी हुई हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है वेब को सर्च करना। वेब, हाउ टू सर्च द वेब। वेब को सर्च किस तरीके से किया जाता है। तो वेब सर्च करना सूचना गैदरिंग का एक तरीका है जिसका उद्देश्य उन सभी रिलेवेंट दस्तावेजों को प्राप्ति होती है जो आपकी क्वेरी से संबंधित है, किंतु इसमें कुछ गैर प्रासंगिक नॉन रिलेवेंट दस्तावेज भी प्राप्त हो सकते हैं। वेब सर्च इंजन के द्वारा ही वेब ब्राउजिंग एक अच्छे कह सकते हैं कि एक अच्छी ब्राउजिंग हम कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? एक सर्च इंजन से। तो सर्च इंजन क्या होता है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वह सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब से संबंधित सूचनाओं को खोजने के लिए बनाया गया है। सर्च रिजल्ट को सामान्यतः परिणामों की एक सूची के रूप में प्राप्त किया जाता है जिसे सर्च इंजन रिजल्ट पेज कहा जाता है। सूचना वेब पेज, इमेजेस और अन्य कई तरह की फाइलों का मिश्रण हो सकती है। कुछ सर्च इंजन डेटाबेस अथवा ओपन डायरेक्टरीज से भी डेटा माइन करते हैं, डेटा को लेते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं तो सर्च इंजन की हेल्प से आप उस रिलेवेंट पेज तक, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। तो कुछ जो सर्च इंजन अवेलेबल हैं जैसे गूगल, बिंग, लिंक्डइन, ये कुछ सर्च इंजन हैं जिनकी मदद से हम रिलेवेंट पेज तक, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं। एक सर्च इंजन वास्तव में रियल टाइम निम्नलिखित प्रोसेस को संभालता है जिसमें पहला है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। इन चीज़ों को सर्च इंजन प्रोसेस करता है। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने देखा इंटरनेट का परिचय। हम लगातार वो टॉपिक्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो गवर्नमेंट भर्तियों के लिए बहुत आवश्यक टॉपिक है। कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। धन्यवाद।